Morning student, how are you? Fine. Okay. Today I will explain the chapter number first of history, that is the rise of nationalism in the Europe. In this chapter I have divided into 8 lectures. I have divided into 8 lectures. Today we will discuss the part 1 of this particular chapter, that is the French Revolution and the idea of the nation. Listen carefully. You know that in the 1789 in the France, there was a very great problem was there. What was the problem is that there was a rule of the king and the people are fed up of the rule of the king. There was a monarchy system. What is the monarchy system is that system in which there was a king rule. उस समय क्या था 1789 ईस्वी में क्या था कि मोनार्की सिस्टम वहाँ पे था। मोनार्की सिस्टम का मतलब होता है राजा महाराजाओं का शासन, और लोग जो थे राजा महाराजाओं के शासन से बहुत ही फेडअप हो गए थे, बहुत ही परेशान हो गए थे। इसके विपक्ष में क्या हुआ, इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन 1789 एंड पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किंग। एक फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई 1789 ईस्वी में, दैट इज 1789 में हुआ, एंड द पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किंग के खिलाफ उन्होंने विरोध स्टार्ट कर दिया, जिसको प्रोटेस्ट कहते हैं। और राजा महाराजाओं के खिलाफ उन्होंने क्या किया कि एक विरोध स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली दे वांट व्हाट, क्या वो चाहते थे, उनका चाहना यही था कि दे वांट द डेमोक्रेसी, मीन्स दे वांट टू फ्री, दे वांट द डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे, वो अपने को फ्री चाहते थे कि अपने अनुसार कोई चीज़ कार्य करे, राजा महाराजाओं के शासन के अंदर में न रहे। समझ में आ रहा है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर इसके फलस्वरूप एक मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन के फलस्वरूप एक मेजर चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव आए। उसमें हम वो बदलाव को हमने 8 भागों में बांटा है, जो हम सर्वप्रथम बताएंगे। पहला जो बदलाव आया था वो बदलाव क्या था, पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्क टू द कॉमन पीपल। जो अधिकार था राजा महाराजाओं का, उसको कॉमन पीपल में दे दिया गया, सामान्य लोगों को अधिकार प्रदान कर दिया गया। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन उनके अधिकारों का जो संवहन था वह किसके द्वारा अब होने लगा, लोगों के सामान्य जनता के रूप में होने लगा। एंड द ब्रॉट, और उन्होंने क्या किया कि ब्रॉट ए न्यू फ्लैग, एक नया फ्लैग लाया, एक तिरंगे ट्राई कलर का एक नया फ्लैग लाया, अपनी एक प्रतिभूति बनाई, अपनी एक सीमा बनाई। और फ्रेंच एंड बाद में फिर क्या हुआ, फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज। जो फ्रेंच जो भाषा थी वह एक राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा के रूप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के फलस्वरूप आई। और फिर क्या हुआ, न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड एंड ओथ टेकन, एक नया नेशनल एंथम कंपोज किया गया, बनाया गया। साथ ही साथ एक शपथ ली गई कि इसी नेशनल लैंग्वेज को हम मानेंगे, जानेंगे। साथ ही साथ जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के फलस्वरूप फ्रेंच को ही एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में हम स्वीकार करेंगे। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि एक स्टेट जनरल इलेक्ट किया गया, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। एक स्टेट जनरल, एक संस्था जनरेट की गई और उसका नाम दिया गया नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली क्यों बनी, इसलिए बनी कि नेशनल असेंबली के फलस्वरूप ही उसके आज्ञा अनुसार, उसके कर्तव्य का निर्वहन करना है। और क्या किया गया कि नेशनल कस्टम ड्यूटीज भी जो थी उसको हटा दी गई। नेशनल कस्टम ड्यूटीज को क्या किया गया, हटा दिया गया। और नेशनल कस्टम ड्यूटीज होती क्या है, कस्टम ड्यूटी पहले आप समझिए कस्टम ड्यूटी होती क्या है। कस्टम ड्यूटी यह होती है किसी भी सामान को यहाँ से कहीं भी ले आने में जो टैक्स लगता है वह कस्टम ड्यूटी कहलाती है। उस कस्टम ड्यूटी को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर क्या किया गया कि लोगों के द्वारा क्या किया गया कि नेशनल आइडियाज टेकन अब्रॉड बाय द फ्रेंच आर्मीज द्वारा नेशनल आइडियाज को धीरे धीरे फैलाया गया। फ्रेंच आर्मीज क्या करने लगी, नेशनल आइडियाज को फैलाने लगी, राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने लगी। कहाँ बढ़ावा दे, वो चाहते थे कि पूरी जो नेशनलिज्म है पूरे यूरोप में फैलाया जाए, पूरे यूरोप में अपना स्थापित कर दिया जाए और नेशनलिज्म को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। उसके बाद क्या हुआ, सभी कुछ सही चल रहा था, सभी धीरे धीरे सब कुछ
सही चल रहा था, फ्रांस वाले बहुत खुश थे। तभी एक धक्का लगा और एक क्या हुआ कि एक लोग आए और उन्होंने क्या किया कि डेमोक्रेसी को धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, ख़त्म कर दिया गया। तो फ्रांस पीपुल जो थे, फ्रांस के लोग शॉक्ड हो गए, वो आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होने के बाद क्या हुआ कि ऐसा हुआ था क्या, एक नेपोलियन आया, एक आदमी आया जिसका नाम था नेपोलियन। उसकी जो शासनकाल उसका था 1799 से 1815 ईस्वी तक था, और उसने आके बहुत सारे चेंजेस स्थापित कर दिए। और वह चेंजेस क्या थे, उन्होंने इसके कोड लाया, उस कोड का नाम था सिविल कोड ऑफ 1804, सिविल कोड ऑफ 1804, 1804 का एक सिविल कोड, और इसी सिविल कोड को नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। और उन्होंने बहुत सारे ये नेपोलियन कोड लाए। नेपोलियन कोड में क्या क्या चेंजेस थे, क्या क्या नियम थे। पहला जो नियम था, इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, और उन्होंने एक इस्टेब्लिश किया इक्वलिटी बिफोर लॉ को इस्टेब्लिश किया, मीन्स कानून के, उनके अनुसार कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होने चाहिए। In the sense of the constitution, everybody are equal and everybody have right to speak and right to property। और दूसरा क्या था, right to property, सेकेंड वन है right to property। केवल गवर्नमेंट ही उनको हटा सकती है और सबको अपने प्रॉपर्टी का अधिकार है, और क्या किया गया, फेडरल सिस्टम को हटा दिया गया। फेडरल सिस्टम होता क्या है, फेडरल सिस्टम को हटा दिया गया। फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम होता है कि जैसे किंग है, नोबल है, नाइट्स है और पीजेंट्स है, ये क्रम बना है कि एक हायरार्की ऑफ द गवर्नमेंट बना हुआ है। कि हायरार्की ऑफ द गवर्नमेंट होता क्या है, हायरार्की ऑफ द गवर्नमेंट होता है कि एक उच्च लोग बैठे हैं, एक उससे निम्न बैठे हैं, उससे निम्न बैठे हैं, उससे निम्न बैठे हैं, कि सबके कार्यानुसार, सबके अधिकार के अनुसार कार्य करना क्या कहलाता था, फेडरल सिस्टम। कि फेडरल सिस्टम को क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि फ्री पीजेंट्स फ्रॉम द सेरडम, और पीजेंट्स को, किसानों को सेरडम से हटा दिया गया, फ्री कर दिया गया। सेरडम होता क्या है, सेरडम जबरदस्ती के कार्य, जो लैंड ओनर्स होते थे उनके लिए जो पीजेंट्स काम करते थे जबरदस्ती, इसको ख़त्म कर दिया गया कि वो अपने अनुसार कार्य करें। और क्या किया गया कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शन भी रिमूव कर दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर आल्सो रिमूव्ड। व्हाट इज द गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन होता क्या है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन मीन्स कि अब लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। फ्रीली ट्रेड का मतलब कि फ्री से व्यापार कर सकते हैं, अपने से व्यापार कर सकते हैं, बिना किसी के रोक टोक के व्यापार कर सकते हैं। दैट इज दे आर फ्री फ्रॉम द गिल्ड रिस्ट्रिक्शन। और क्या किया गया नेपोलियन द्वारा कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव कर दिया गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव कर दिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि लोग सोचते थे कि नेपोलियन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, सब लोग खुश थे। मगर कुछ उसके ड्रॉबैक भी थे, कुछ उसकी कमियां भी थीं, उसके डिसएडवांटेज भी थे। वह क्या था कि सबसे पहले उन्होंने किया कि इंक्रीज द टैक्स। उन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया। जो टैक्स को बढ़ाते गए, कर को बढ़ाते गए, लोगों को परेशानी हो रही थी, लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, भाई हम टैक्स इतना कैसे देंगे। फिर उन्होंने किया कि सेंसरशिप वेयर इम्पोज, सेंसरशिप इम्पोज कर दिया गया। उसने सेंसरशिप इम्पोज कर दिया। सेंसरशिप होता क्या है, यदि कोई भी उसके अंगेंस्ट लिखता है तो उसको उड़ा दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये भी सेंसरशिप भी इम्पोज कर दिया गया। यदि किसी ने नेपोलियन के खिलाफ कुछ लिखा, पत्र में लिखा और अखबार में लिखा, तो उसको क्या किया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। और फोर्स्ड, और क्या करता था नेपोलियन का और क्या करता था कि फोर्स टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी। और क्या करता था कि फोर्स टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी, वो लोगों को फोर्स करता था कि फ्रेंच आर्मी आके ज्वाइन करो, फ्रेंच में आर्मी जबरदस्ती आओ, जबरदस्ती कब्जा करता था। ओके, इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल टेल द पार्ट सेकेंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू। 2 पार्ट में कर देंगे, बहुत लंबा हो जाएगा।